हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर बात करी थी कि उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है अलग-अलग स्टेजेस में, कि एप्लीकेशन स्टेज में कैसे करते हैं, अलॉटमेंट स्टेज में कैसे करते हैं और कॉल स्टेज पे एंट्रीज कैसे की जाती हैं। आज की इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कॉल्स इन एरियर्स होती हैं तो क्या करते हैं, मतलब कॉल्स इन एरियर्स होती क्या हैं और इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। और फिर कॉल्स इन एडवांस अगर आ जाती हैं तो फिर उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, और इनको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉल्स इन एरियर्स की। तो कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? इट मे समटाइम्स हैपन दैट द शेयर होल्डर्स डू नॉट पे द कॉल अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। अलॉटमेंट और कॉल्स के केस में हम पहले अमाउंट ड्यू करते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर्स हमें पेमेंट करते हैं। तो अगर जब हमने ये अमाउंट्स ड्यू करी और शेयर होल्डर्स को अमाउंट पे करने के लिए नोटिस दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि सारे शेयर होल्डर्स पे नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई रह जाता है। इन दैट केस, व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट or on any of the calls, such amount is known as calls in arrears or unpaid calls। तो जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो पाई उनको हम कह देते हैं कॉल्स इन एरियर्स और अनपेड कॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब जो पैसा हमने ड्यू किया था, चाहे वो अलॉटमेंट के केस में हो चाहे कॉल्स के केस में हो, अगर वो हमें नहीं मिला है ड्यू डेट तक तो उसको हम कॉल्स इन एरियर्स या अनपेड कॉल्स कह देते हैं। Now, calls in arrears represent the debit balance of all the calls account। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी हम ड्यू करते हैं, जैसे हमने अलॉटमेंट ड्यू करी या हमने कॉल्स ड्यू करी, तो हम पहले उन अकाउंट्स को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। तो जब पेमेंट आती है तो फिर हम उन कॉल्स को या अलॉटमेंट के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर पूरी पेमेंट नहीं आई है तो इसका मतलब उन कॉल्स के अकाउंट्स में या अलॉटमेंट के अकाउंट में डेबिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, सच अमाउंट शेल अपीयर एज नोट्स टू अकाउंट्स। अब ये जो अमाउंट्स हमें रिसीव नहीं हुई हैं ये हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में जानी चाहिए, जहाँ पे हम अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि इतनी हमारी अभी कॉल्स इन एरियर्स हैं, मतलब इतना पैसा अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है। However, where a company maintains calls in arrears account, it needs to pass the following additional journal entry। तो साल के एंड में जब ये सारा बुक्स बंद करनी होती है तो उस टाइम हम नोट्स टू अकाउंट्स में तो डालेंगे, प्लस कॉल्स इन एरियर्स अगर कंपनी बनाती है, जो कि ऑलमोस्ट सारी कंपनी से बनाती है, सो दैट दे कैन रिकॉर्ड ऑल दीज ट्रांजेक्शन इन देयर ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो जो डेफिशिएंसीज रह जाती हैं कॉल्स इन एरियर्स के अंदर, उनको हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बना के उसमें डेबिट कर देते हैं। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि जो हमने ओरिजिनली अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट जो डेबिट किए होते हैं, जिस भी कॉल्स की अमाउंट पेंडिंग है, उन सबको हम क्रेडिट करके ये वाले अकाउंट क्लोज कर देते हैं बुक्स में, और इन सब का जितना भी शॉर्टफॉल होता है वो चला जाता है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। Now, the articles of association of a company may empower the directors to charge interest at a stipulated rate on the calls in arrears। अब जब ड्यू डेट तक हमें पैसे नहीं मिलते हैं तो डायरेक्टर्स के पास ये पावर होती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कि दे कैन चार्ज इंटरेस्ट on the delayed payments। Now, if the articles are silent in this regard, the rule contained in table F shall be applicable। तो अगर आर्टिकल्स में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है तो टेबल एफ अप्लाई होता है, और टेबल एफ में जो रेट दिया हुआ है वो है 10% पर एनम मैक्सिमम। अगर आपने आर्टिकल्स में कोई और रेट लिखा है तो यू कैन फॉलो दैट रेट, बट इन एनी केस इट कैन नॉट बी मोर देन 10% पर एनम। Shall have to be paid on all unpaid amounts on shares for the period intervening between the day fixed for payment and the time of actual payment thereof। मतलब जब हमें एक्चुअल पेमेंट मिली है उस दिन से लेके जब तक वो ड्यू थी, जिस दिन तक वो ड्यू थी, उन दोनों के बीच का टाइम गैप जो है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। जैसे सपोज हमने एक अमाउंट ड्यू की थी 1 जून को, ठीक है, पेमेंट हमें मिली है 1 जुलाई को, तो 1 मंथ है बीच में। तो इस केस में क्या होगा, अलॉन्ग विद द concerned call amount, 1 month interest also needs to be paid by the shareholder, and we credit the interest accordingly in the books of accounts।
On receipt of the call amount, together with interest, the amount of interest shall be credited to interest account, while call money should be credited to the respective call account or to calls in arrears account. तो जब हमें कॉल मिल जाती है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अगर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो इंटरेस्ट के पोर्शन में चला जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट में चला जाएगा, और जो ओरिजिनल अमाउंट है कॉल की, तो अगर तो हमने ओरिजिनली उसको कॉल्स इन एरियर्स में नहीं डाला है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में यहाँ पे ये बात करी थी ना कि हम एडिशनल एंट्री करते हैं, तो अगर ये एडिशनल एंट्री अभी नहीं हुई है, उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ हमें पैसा मिल गया है, या फिर हमने ये वाली एंट्रीज नहीं की हैं, हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बनाते ही नहीं हैं। ठीक है, इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, कंसर्न्ड जो कॉल है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो कंसर्न्ड कॉल या अलॉटमेंट अकाउंट अभी तक ड्यू होगा, डेबिट बैलेंस दिखा रहा होगा, तो बैंक अकाउंट में डेबिट करके इन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और अगर हमने वो एंट्रीज कर दी हैं तो हमारा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एक बना होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जिससे हमारा ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह से हो जाती है। When the shareholder makes the payment of calls in arrears together with interest, the entry will be as follows. तो एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को करेंगे अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में कर दिया है, और जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसको टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट करके एक अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देयर इज नो नीड टू टेक द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स चार्ज करना है, तो इन दैट केस वी विल इग्नोर दिस पोर्शन। ठीक है, और अगर स्पेसिफाइड है तो उस हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो कॉमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉनिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एट ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑफ ₹2.50 ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो हमारे पास एप्लीकेशन अमाउंट है, अलॉटमेंट अमाउंट है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट्स है। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड except of a shareholder having 100 shares who could not pay for second and final call। देखिए, हमारे पास सारी पेमेंट आ गई है, सिर्फ एक 100 शेयर्स का जो एक शेयर होल्डर था उससे हमें सेकंड और फाइनल कॉल नहीं आई है। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। तो अब हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज तो देखी हैं, अब इसको देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम एप्लीकेशन अमाउंट जो है 2.50 उसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री हमारी आती है बैंक अकाउंट की, जिसमें हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आई हैं, इस क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स हैं और 2.50 पर शेयर एप्लीकेशन पे मिलना है। तो यानी हमें 25,000 अमाउंट रिसीव हुई है, जिसको हमने बैंक अकाउंट के थ्रू डेबिट कर दिया है और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम सबको अलॉट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके जितना हमारे पास पैसा है 25,000 उसको डेबिट करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे ये अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इससे हमारी एप्लीकेशन मनी जितनी अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट में हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, अमाउंट ड्यू करेंगे। अब उस पर ₹3 पर शेयर है तो 30,000 से ये अमाउंट ड्यू हो जाएगी और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। तो इससे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा आ गया। अब हम जब रिसीव करेंगे तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास अलॉटमेंट के सारे पैसे आए हैं, तो हमारा पूरा का पूरी अमाउंट बैंक अकाउंट हमने 30,000 से डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 से क्रेडिट करके ये अकाउंट अब हमारा क्लोज हो गया। तो हमारा अलॉटमेंट तक का सारा प्रोसीजर सही हो गया। फिर हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हमने ड्यू किया। इसमें हमारी ₹2 पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन, तो उस पर ₹20,000 हमारे ड्यू हो गए। एंड देन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को सेम हमने 20,000 से क्रेडिट कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट कॉल के अमाउंट को भी हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब अमाउंट रिसीव हुई, अमाउंट हमारे पास रिसीव सारी हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे सिर्फ 100 शेयर्स के ऊपर सेकेंड कॉल नहीं मिली है। तो इस केस में बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 20,000 से और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को भी 20,000 से डेबिट कर क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे।
अब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो सेकंड कॉल ड्यू करने के लिए हम लिख देंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसको डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे 2.5 रुपीज़ है, तो 25,000 से ये हो जाएगी डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से। ठीक है, तो इससे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया। अब हमारे पास इस अकाउंट में शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में 25,000 ड्यू हैं। अब हमें 100 शेयर होल्डर्स के पैसे नहीं मिले हैं, मतलब 250 रुपीज़ हमें नहीं मिले हैं, बैलेंस सारे मिल गए हैं। तो ये रही उसकी एंट्री। पहले हमें बैंक अकाउंट की एंट्री करेंगे, 250 छोड़ के 24,750 हमें मिल गए, वो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिए। अब जो हमें 250 नहीं मिले हैं वो हमने कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में डेबिट करके 250 को डेबिट कर दिया है और अल्टीमेटली हमने इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट 25,000 से क्रेडिट करके क्लोज कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, हमारा बुक्स में ये अकाउंट क्लोज हो गया और एक कॉल्स एंड एरियर्स की एक डेबिट एंट्री हमारे पास बुक्स में रह गई है। अब जब हमें मिलेंगे पैसे तब हम इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कॉल्स इन एडवांस की। नाउ समटाइम्स शेयर होल्डर्स पे अ पार्ट और द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉल्स नॉट येट मेड। द अमाउंट सो रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस एग्जैक्टली कॉल्स इन एरियर्स का उल्टा है। कई बार हम जो कॉल करते हैं, जैसे हमने एप्लीकेशन मंगाई, तो कुछ शेयर होल्डर क्या करते हैं, पूरी अमाउंट अपफ्रंट भेज देते हैं, या फिर जब हमने कॉल्स के ऊपर पैसा मंगाया तो सारी बैलेंस अमाउंट टिल फाइनल कॉल सारे पैसे एक ही बार में भेज देते हैं। इनको कह देते हैं कॉल्स इन एडवांस। द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड शुड बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो इसके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है, इसमें हम उसको क्रेडिट कर देते हैं और ये लाइबिलिटी होती है क्योंकि अभी ये अमाउंट्स हमने ड्यू नहीं करी है, हमने मांगी नहीं है, तो हमें एडवांस में रिसीव हो गई है, तो इसीलिए ये लाइबिलिटी की तरह अपना बैलेंस शीट में शो होता है। The amount received will be adjusted towards the payment of calls as and when they become due। तो जो जो हम ड्यू करते जाएंगे उन कॉल्स को या जो भी हमें एडवांस में मिला है, इतना इतना अकाउंट हम एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट ए रेट नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम। तो अगेन इसमें भी अगर हम कॉल्स इन एरियर्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो हमें कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट देना होता है। टेबल एफ प्रोवाइड करता है कि मैक्सिमम जो है आप 12% पर एनम तक इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पे पे कर सकते हैं। कॉल्स इन एडवांस इज शोन इन द करंट लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट अंडर अदर करंट लाइबिलिटीज। तो जैसे हमने डिस्कस किया, ये लाइबिलिटी होती है तो इसको करंट लाइबिलिटीज में दिखाते हैं और करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटीज के अंडर इसको एंटर करते हैं। The following journal entry is recorded for the amount of calls received in advance। तो नेचुरल सी बात है, जब भी हमें कॉल्स एडवांस में मिलती है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करके कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द कॉल्स द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज एडजस्टेड बाय द फॉलोइंग एंट्री। अब जब हम एक्चुअल में अमाउंट्स ड्यू करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को डेबिट करके, क्योंकि अब हमें इसके पैसे तो अब आएंगे नहीं, तो हमने ऑलरेडी रिसीव कर रखे हैं, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ड्यू डेबिट करके और कंसर्न्ड कॉल को क्रेडिट कर देते हैं। पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं, जब ये जो पर्टिकुलर कॉल है पहले ये ड्यू होगी, जैसे हमारी प्रोसेस होती है, और फिर जब हम पैसे मिलते हैं तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जितनी अमाउंट से हमें अमाउंट मिली है और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को एडजस्ट कर देंगे जितना हमारा उस कॉल पे एडवांस में आ चुका है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डाउट किसी भी तरह के हो तो कमेंट में डाल सकते हैं। अब और समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। कॉनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, issued for subscription 1000 shares payable at ₹25 per share on application, ₹30 per share on allotment, ₹20 per share on first call and the balance as and when required। तो ठीक है, इसका मतलब 25 प्लस 30 55 प्लस 20 75 हो चुके हैं और बैलेंस बचा हमारे पास 25। ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे कैन इशू। एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स वाज ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू देम। तो हमने 1000 शेयर का इशू गया था और 1000 शेयर की एप्लीकेशन हमें मिल गई हैं और उनको अलॉटमेंट कर दी गई है। द अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑन 100 शेयर्स हेल्ड बाय हिम।
तो अलॉटमेंट तक तो सब ठीक था। जब हमने फर्स्ट कॉल करी जो 20 रुपीज़ की, तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने पे नहीं की, एंड अनदर शेयर होल्डर विद 50 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स। और 50 शेयर जिसके पास थे उसने क्या किया, उसने सारी ही अमाउंट दे दी, मतलब ये 20 तो दिया दिया प्लस ये 25 भी पे कर दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल। तो इसका मतलब फाइनल कॉल अभी कंपनी ने करी नहीं है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू रिकॉर्ड दीज शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। अलॉटमेंट तक तो सब कुछ ठीक है, जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे वहाँ तक भी एंट्रीज सेम आ जाएंगी। जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तब हम ये 100 शेयर्स की अमाउंट को, जो कि बनती है 100 इंटू 20, 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ हम रिसीव नहीं करेंगे, उसका कॉल्स इन एरियर्स में चला जाएगा। और इस पे हमें एडवांस में मिल गए हैं 50 मल्टीप्लाइड बाई 25, यानी 1250 रुपीज़ का कॉल्स इन एडवांस की एंट्री आ जाएगी, जो कि हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। तो 1000 शेयर के ऊपर ₹25 पर शेयर के हिसाब से हमारी एप्लीकेशन अमाउंट थी। तो 25,000 रुपीज़ से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब हमें ये अमाउंट रिसीव हो जाएगी, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो जब हमने अलॉटमेंट कर दी तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम एडजस्ट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 से डेबिट हो जाएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने अलॉटमेंट ड्यू करी, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद 30,000 रुपीज़, क्योंकि 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट में अमाउंट ड्यू करनी है हमने, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा आ गया। अब हमें पैसे अलॉटमेंट के रिसीव हो जाएंगे सारे के सारे, तो हम बैंक अकाउंट की एंट्री कर देंगे नेक्स्ट। तो 30,000 से हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, हमारे पास वो पेमेंट आ गई, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट करके इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे विद 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से बनता है 20,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। तो अब कॉल तक के पैसे हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिए, अब इसके पैसे मिलेंगे। अब इसमें हमें 100 शेयर्स के पैसे नहीं मिले हैं, तो 20 रुपीज़ के हिसाब से 2000 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 18,000 रिसीव हुए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 18,000 से, और 2000 रुपीज़ से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। तो हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बुक्स में कॉल्स इन एरियर्स हो गए 2000 के। अब हमारे पास 50 शेयर्स का जो एडवांस में आया था उसकी एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट वो बनती है 1250, तो 1250 से हमने ये एंट्री बैंक अकाउंट में डेबिट कर दी, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रिएट कर दिया 1250 रुपीज़ से, कॉल्स इन एडवांस फॉर 50 शेयर्स रिसीव्ड एट ₹25 पर शेयर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी क्लैरिटी आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यूनिक पिक्चर्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000, 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, एंड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे दोनों की कैपिटल दी है, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी दी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दी है। द कंपनी इशूड 10,000 प्रेफरेंस एंड 15,000 इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों इशू किए हैं। कॉल्स एंड शेयर्स वर मेड एज अंडर। तो ये एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ यहाँ पे, 2 रुपीज़ यहाँ पे, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल 2.5 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2.5 एंड 2.5। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। ऑल दीज शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल द ड्यूज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट the second and final call on 100 equity shares and 200 preference shares। मतलब यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर्स में 100 शेयर्स की अमाउंट नहीं रिसीव हुई है, और यहाँ पे 200 प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। तो जर्नल एंट्रीज तो अब आप सीख गए हैं, तो अब हम देखते हैं कि नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे एंट्री की जाती है। तो इस केस में सबसे पहले हमें अमाउंट्स पता होनी चाहिए कितनी अमाउंट है। तो देखिए 100 शेयर्स 2.50 के हिसाब से हमारे पास 250 रुपीज़ का शॉर्टेज है यहाँ पे, और इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 500 रुपीज़ का शॉर्टेज।
ठीक है, यानी कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे 250 के हैं, यहाँ पे 500 के हैं। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल, फर्स्ट होता है शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स में। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। फिलहाल हम सिर्फ रेलेवेंट चीज़ ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल आती है। ऑथराइज्ड कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी है 20,000 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं एंड 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं। तो 30,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच के हिसाब से 3 लाख ये हो गई, और 20,000 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से 2 लाख ये हो गई। तो हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो है 5 लाख। इसके बाद इशूड की बारी आएगी। तो इशूड में अभी तक हम उन्होंने क्या करा है, 10,000 प्रेफरेंस और 15,000 इक्विटी शेयर्स मांगे थे जो कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड भी हैं। तो पहले इशूड में 15,000 इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, और इनकी अमाउंट आ जाएगी इशूड में 1,50,000 एंड 1 लाख। तो 2,50,000 की हमारी इशूड कैपिटल हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद आएगी हमारी सब्सक्राइब्ड। तो सब्सक्राइब्ड, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल बना दी। अब इसके अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं क्योंकि इसमें से कुछ कॉल्स इन एरियर्स भी हैं। तो पहली कैटेगरी होगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो इसमें हम वो शेयर्स लिखेंगे जो कंप्लीट हैं, सब कुछ जिनका कंप्लीट हो चुका है। तो 100 शेयर्स के अलावा हमारे पास सारे आ चुके हैं इक्विटी में, और यहाँ पे 200 के अलावा सारे आ चुके हैं। तो हम 15,000 में से 100 माइनस कर देंगे तो 14,900 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच यहाँ आ जाएगा, एंड 9,800 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच यहाँ आ जाएगा। इन दोनों की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 1,49,000 एंड 98,000, और टोटल आ जाएगा 2,47,000। तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरी कैटेगरी आ जाएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पे हम जो एरियर्स के हैं वो लिखेंगे। उसमें 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के थे जो कि ₹1,000 की वैल्यू थी, उसमें से लेस कॉल्स इन एरियर्स। तो ये है जो हम नोट्स में दिखाते हैं, लेस कॉल्स इन एरियर्स करके 250 माइनस करके 750 यहाँ पे नोट करेंगे। सिमिलरली 200 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 ईच की वैल्यू 2,000 बनती है, उसमें से कॉल्स इन एरियर्स हमारे पास है 500। तो 500 हमने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स करके 1,500 की टोटल हमें अमाउंट रिसीव हुई है। तो अब हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल टोटल कितनी है, दिस प्लस दिस। तो ये 247 है और ये हमारा इन दोनों का टोटल करके हमारी टोटल आ जाएगी 2,49,250। ये हो गई हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी शो इन आर नोट्स टू अकाउंट्स द वेरियस कॉल्स इन एरियस एंट्रीज। तो आई होप आपको ये सारी एंट्रीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने कॉल्स इन एरियर्स पे बात करी डिटेल में, और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर बात करी, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।